नमस्कार। क्या आपको पता है कि इंडिया के पुलिस कर्मचारियों ने अपनी परेशानियों को लेकर कितने प्रोटेस्ट यानी कि विरोध प्रदर्शन किए हैं? और जो डेटा आज मैं लेकर आया हूं उसे देखकर आपको हैरानी होगी कि इंडिया के इन पुलिस कर्मचारियों के द्वारा किए प्रदर्शनों में कुछ पुलिस कर्मचारियों ने सिर्फ अपनी नौकरी ही नहीं गंवाई बल्कि कई जेलों में भी गए और कईयों ने तो अपनी जान तक गंवाई। वैसे तो खुद पुलिस कर्मचारियों के द्वारा अपनी परेशानियों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन पूरे इंडिया के ज्यादातर राज्यों में हुए, जिनमें बिहार, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र और गुजरात तक शामिल है। मगर मैं आपको ऐसे मुख्य 7 विरोध प्रदर्शनों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने सरकार और प्रशासन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि पुलिस कर्मचारी भी इंसान हैं। पहला, साल 1947 में बिहार पुलिस के सिपाहियों और हवलदारों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुलिस प्रदर्शनों में एक था। जब आजादी मिलने ही वाली थी, पुलिस कर्मचारियों की मांग थी कि उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए और उनकी सर्विस कंडीशंस में सुधार हो। यह प्रदर्शन 20 मार्च 1947 को गया में एक घटना से शुरू हुआ, जब एक पुलिस हवलदार कमता सिंह को अदालत की अवमानना के आरोप में जेल भेज दिया गया। पुलिस कर्मियों ने इसे अपने साथी के साथ अपमानजनक व्यवहार माना, लेकिन असल में उस समय सीनियर ऑफिसर्स छोटे रैंक के पुलिस कर्मचारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और कई बार उनकी पिटाई भी कर देते थे। इस प्रकार छुपा हुआ अपमान का लावा बाद में आंदोलन के रूप में पटना, मुंगेर, जहानाबाद तथा नवादा सहित अन्य स्थानों तक फैल गया। बिहार पुलिस के जवानों ने ड्यूटी जाना बंद कर दिया और यहां तक कि उग्र प्रदर्शन किए और 4 पुलिस वालों ने अपनी जान तक गंवाई। यह घटना भारतीय पुलिस इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसमें महात्मा गांधी जी ने स्वयं पुलिस कर्मियों से बात करके हड़ताल समाप्त करने की अपील की और उन्हें सम्मान दिलाने का प्रयास किया। दूसरा, साल 1966-67 में दिल्ली पुलिस का आंदोलन। यह आजाद इंडिया में पुलिस कर्मचारियों द्वारा किए गए सबसे संगठित आंदोलनों में से एक माना जाता है। दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को कम सैलरी देकर लंबी लंबी ड्यूटीज ली जा रही थी और यहां भी कुछ वरिष्ठ अधिकारी सिपाहियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे और उनसे अपने घरों में निजी काम तक करवाते थे, जिसमें झाड़ू पोछा से लेकर कपड़े धुलवाने, कुत्ता घुमाना और टॉयलेट बाथरूम तक साफ करवाना शामिल था। और सबसे बड़ी बात, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना ही नहीं जाता था। साल 1966 में दिल्ली पुलिस के हजारों कर्मचारियों ने अपनी इन्हीं समस्याओं के सुधार के लिए प्रदर्शन शुरू किए, मगर तब की केंद्र सरकार इतना डर गई कि उसने पुलिस फोर्स में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966 को लागू किया। इस कानून के अंतर्गत पुलिस बलों के सदस्यों के लिए ट्रेड यूनियन बनाने और हड़ताल करने पर प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन इस कानून के लागू होने से दिल्ली पुलिस के कर्मचारी और भी गुस्से में आ गए और मार्च 1967 में दिल्ली पुलिस के 7000 जवानों ने सभाएं अटेंड करी और लगभग 12 किलोमीटर लंबी रोष यात्रा निकाली और राष्ट्रपति भवन की ओर जाने की कोशिश की, परंतु तत्कालीन साफ छवि के श्री KF रुस्तम जी, जो तत्कालीन DG BSF थे, के सामने आने पर स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का यह प्रदर्शन इतना बड़ा था कि उसे रोकने के लिए CRPF व BSF की मदद लेनी पड़ी। 2500 से ऊपर के दिल्ली पुलिस के जवानों से हथियार वापस ले लिए गए और 680 पुलिसकर्मी गिरफ्तार करने पड़े, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी थी। बाद में 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी डिसमिस भी हुए। दिल्ली पुलिस की महिला कर्मियों की
गिरफ्तारी को लेकर तो यह मुद्दा इतना संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व वाला हो गया था कि 7 जून 1967 को संसद में सवाल बनकर गूंजा। तीसरा, साल 1973 में यूपी प्रांत के आर्म्ड पुलिस के सिपाहियों का धरना प्रदर्शन, जिसे यूपी पीएसी का विद्रोह भी कहा जाता है। और यहां भी पुलिस के सिपाहियों की वही समस्याएं थी जो दिल्ली पुलिस के सिपाहियों की थी, जिसमें लगातार लंबी ड्यूटी, छुट्टियों की कमी, सीनियर ऑफिसर्स द्वारा बुरा व्यवहार और सिपाहियों से वही गिरे हुए निजी काम करवाना शामिल था। मई 1973 में लखनऊ, बरेली, मेरठ और आगरा में यूपी पीएसी की कुछ बटालियनों के सिपाहियों ने ड्यूटी करने से मना कर दिया और धरना प्रदर्शन शुरू किए। कुछ स्थानों पर पुलिस के इन सिपाहियों ने हथियार अपने कब्जे में रखे और सीनियर ऑफिसर्स के आदेश मानने से भी इनकार कर दिया। इन यूपी आर्म्ड पुलिस के कर्मचारियों में इतना रोष था कि उनका यह धरना प्रदर्शन बड़े लेवल पर हिंसक हो गया और इसे दबाने के लिए यूपी सरकार को सेना की मदद लेनी पड़ी। कई स्थानों पर प्रदर्शन करते सिपाहियों और सेना के बीच गोलीबारी भी हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विद्रोह में यूपी आर्म्ड पुलिस के 30 से ज्यादा सिपाहियों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 50 से ज्यादा गंभीर रूप में घायल हो गए, जबकि सेना के भी 15 जवान मारे गए और 40 से ऊपर गंभीर रूप में घायल हो गए। और बाद में 795 पुलिस कर्मियों पर केस चले और 148 को उम्र कैद की सजा हुई, जबकि 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को डिसमिस किया गया। 12 जून 1973 को इस बड़े प्रशासनिक संकट की वजह से तब के यूपी के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। फिर आया साल 1979 का पंजाब पुलिस आंदोलन। यह आजाद भारत का सबसे बड़े लेवल पर फैलने वाला प्रोटेस्ट था, जो धीरे धीरे पूरे इंडिया के कई राज्यों में फैल गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां भी पुलिस कर्मचारियों की वही समस्याएं थी, जिसमें लगातार लंबी ड्यूटी, छुट्टियों की कमी, सीनियर ऑफिसर्स द्वारा बुरा व्यवहार और सिपाहियों से वही गिरे हुए निजी काम करवाना शामिल था। अप्रैल 1979 में बैसाखी वाले दिन लुधियाना पुलिस के सिपाहियों ने जगह जगह पर इकट्ठे होकर अपनी समस्याओं को लेकर जोश भरी कविताएं गाई। इस प्रोटेस्ट में भी पंजाब आर्म्ड पुलिस के बहुत सिपाही शामिल हुए थे। मई 1979 में पटियाला पुलिस के 200 जवानों ने रोष यात्राएं निकाली और अपनी मांगों का ज्ञापन देने तथा प्रशासन के विरुद्ध विरोध दर्ज कराने के लिए वहां के डीसी के घर का घेराव करने के लिए निकल पड़े। और जब उनके तत्कालीन डीआईजी पटियाला उन्हें रोकने सामने आए तो सिपाहियों ने उनके साथ मारपीट की। वास्तव में वह सिपाही उस डीआईजी के भद्र व्यवहार से काफी नाराज थे। मई के दूसरे हफ्ते में इस प्रोटेस्ट की आग पंजाब के संगरूर तक पहुंची और वहां के 4000 सिपाहियों ने धरने प्रदर्शन किए। और इस फैलते विद्रोह से निपटने के लिए पंजाब को भी सेना बुलानी पड़ी और पंजाब आर्म्ड पुलिस के हथियार कब्जे में लिए गए। कई आंदोलनकारी पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए और लगभग 50 पुलिसकर्मी डिसमिस भी किए गए। लेकिन मई 1979 के अंत तक यह प्रदर्शन हरियाणा, एमपी, राजस्थान, केरला, गुजरात और तमिलनाडु तक फैल गया। साल 1979 में इस तरह पूरे इंडिया में फैलते इन पुलिस कर्मचारियों के प्रोटेस्ट विरोध से सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इतना घबरा गई कि 6 जून 1979 को नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों का पुलिस सुधार सम्मेलन आयोजित करना पड़ा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर यह निर्देश दिए गए कि वह अपने तौर पर पुलिस कर्मियों को संघ बनाने की इजाजत दें, उनकी परेशानियों को तेजी से दूर करने का मजबूत तरीका अपनाएं, अफसरों के घरों में काम करने वाले पुलिसकर्मी हटाए जाएं, काम करने के घंटे निर्धारित करें,
और ज्यादा घंटा काम करने पर एक्स्ट्रा पे दें, रहने के लिए बेहतर मकान बनवाएं। लेकिन किसको पड़ी है पुलिस कर्मचारियों की? इसलिए फिर आया साल 1985 का गुजरात पुलिस कर्मचारियों का प्रोटेस्ट। सबसे बड़े दुख की बात यह थी कि यहां भी पुलिस कर्मचारियों की यही मांग थी जिनके लिए इंडिया के दूसरे पुलिस कर्मचारियों ने इतने बड़े बड़े प्रदर्शन किए। साल 1985 में गुजरात पुलिस के जवानों ने 6 बार उग्र प्रदर्शन किए। आंदोलन का नेतृत्व पुलिस यूनियनों के नेताओं के द्वारा किया जा रहा था, जिनको सरकार मान्यता नहीं दे रही थी। 40% से ज्यादा सिपाही गुजरात के राजकोट डिस्ट्रिक्ट में गैर हाजिर हुए और हालात इतने बिगड़े कि अहमदाबाद में 24 पुलिस स्टेशन एक तरह से बंद करने पड़े। और यहां भी सरकार को 70,000 से ज्यादा की सेना, बीएसएफ व सीआरपीएफ के जवानों की मदद लेनी पड़ी। अनेक पुलिस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया और कुछ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत भी कार्रवाई की गई। 21 पुलिस के जवान गिरफ्तार करने पड़े और 72 को डिसमिस किया गया। फिर साल 2012 में बिहार पुलिस के 65,000 सिपाहियों ने एक साथ छुट्टी जाने का फरमान किया और सितंबर के महीने में काली पट्टी बांधकर ड्यूटी की और 2 बड़ी भूख हड़तालों में शामिल हुए। सरकार ने हड़ताल को गैर कानूनी कहा और 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड किए, परंतु डीजीपी बिहार के आश्वासन पर संघर्ष को स्थगित किया गया। और साल 2019 में दिल्ली पुलिस के हजारों कर्मचारी अपने हाथों में बैनर लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर इकट्ठा हो गए और नारे लगाने लगे। कईयों ने तो अपने हाथों में किरण बेदी आईपीएस की फोटो लेकर नारा लगाया कि हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए, और उनका पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन बने, इस बात को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी इतने रोष में थे कि दिल्ली के जॉइंट कमिश्नर को रोड पर आकर स्टेटमेंट देनी पड़ी। हमारे इंडिया में एक ही सरकारी संस्था है जो पुलिस में सुधार का काम करती है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि बीपीआरडी, जिसकी बिल्डिंग न्यू दिल्ली में है। इस बीपीआरडी की साल 2014 की रिसर्च यह बताती है कि 90% पुलिसकर्मी आज भी लंबी लंबी ड्यूटीज कर रहे हैं, तो 80% ऐसे पुलिस कर्मचारी भी हैं जो लंबी ड्यूटी खत्म करके जब घर जाते हैं तो उन्हें वापस ड्यूटी पर बुला लिया जाता है, और जबकि 74% पुलिस कर्मियों को वीकली रेस्ट तक नहीं मिलती, जिस वजह से अपने खुद के परिवार के प्रति उनकी संवेदना कम हो गई है। तो हमारे और हमारे बच्चों के साथ वह लगाव कैसे पैदा करेंगे? परंतु आप लोगों को यह जानकर और भी हैरानी होगी कि केरला के डीजीपी को छोड़कर इंडिया के किसी डीजीपी ने इस बीपीआरडी की रिपोर्ट पर कोई काम नहीं किया। 90% छोटे रैंक के पुलिसकर्मी आज भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, और यहां तक कि इनकी कई पिटीशंस इस बीपीआरडी की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में साल 2020 से सुनवाई के लिए पेंडिंग पड़ी हैं। पुलिस के सिपाहियों का शिकारी कुत्तों के साथ कंपैरिजन। हाँ, आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि सत्यमेव जयते कार्यक्रम के अंदर एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर ने यह बात सबके सामने खुलकर बताई थी कि कैसे जानबूझकर सिपाहियों को तंग रखा जाता है, उनकी समस्याओं को सॉल्व नहीं किया जाता ताकि वह शिकारी कुत्ते की तरह घातक और क्रूर बन सकें, ताकि जब लोगों पर लाठी चार्ज करनी पड़े तो वह दिल की ना सुने और ना ही किसी पर तरस खाएं। हम इंडियंस ने अपने सिपाहियों और हवलदारों को, जिनकी संख्या 90% से भी ज्यादा है, ऐसी हालत में छोड़ दिया जहां अनुशासन के नाम पर उन्हें अपनी समस्याएं तक बताने नहीं दी जाती, जिस वजह से उनका दम घुट रहा है और वह सीनेसिज्म यानी कि चिड़चिड़ापन नाम की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। और इसी बीमारी के कारण कई पुलिस कर्मचारी आम लोगों के साथ साथ बच्चों के साथ भी बुरा व्यवहार, गाली गलौज और मारपीट तक कर देते हैं। आज इंडिया के लोग दर्द में चिल्ला रहे हैं कि पुलिस बहुत अच्छी हो, उनके वेलफेयर के लिए काम करे,
उनसे प्यार से व्यवहार करें और उनकी समस्या को शांति से सुने। परंतु लोगों को यह नहीं पता कि इवन सरकारी रिसर्च ये बता रही है कि समाज में अच्छी पुलिस बनाए रखने के लिए पहले पुलिस कर्मियों के वेलफेयर का ध्यान रखना पड़ता है, और यह अनिवार्य शर्त है जिसे आप सिर्फ तनख्वाह देकर ठीक नहीं कर सकते।